कार्यक्रम के अगले चरण में हम अपने अतिथि वक्ता डॉक्टर महेश शर्मा जी को मंच पे आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर महेश शर्मा जी। सावरकर मंच के सभी समादरणीय कार्यकर्ता वृंद, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रकाश जी, मित्र पंडित और समुख उपस्थित वरिष्ठ जन, भाई और बहनों, थोड़ा सा मैं अपने परिचय में सुधार करूं। मेरे कार्य का केंद्र बहुत लंबे से जयपुर रहा है। मैं राजस्थान में चूरू का रहने वाला हूँ और अभी दिल्ली में रहता हूँ। अभी जिस संस्थान में मैं काम करता हूँ उसका नाम है एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपूर्ण मानव का संपादन किया है। मैं उसका संपादक हूँ और वहाँ से एक अनुसंधान पत्रिका आती है मंथन, उसका भी संपादक हूँ। थोड़ा परिचय में थोड़ा राजनीति पूरी। आज हम स्वातंत्र वीर सावरकर को नमन कर रहे हैं। वे देश भाग्यवान होते हैं जो अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। जो अपने पुरखों की परंपरा से कट जाते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। हम भारत के लोग अपनी प्राचीनतम विरासत को लेकर आज जिंदा है, तो उसका कारण है अपने अतीत, अपने पूर्वज, उनको हम नहीं भूलते। अभी अभी कुछ नया विकार हम लोगों में आया है और वह यह है कि हम सहमति असहमति के आधार पर अपने ही पूर्वजों को गरियाते हैं। कुछ लोग सावरकर जी का नाम लेकर महात्मा जी को गरियाते हैं, कुछ महात्मा जी का नाम लेकर सावरकर को गरियाते हैं, वो इन दोनों का नाम लेकर अम्बेडकर को गरियाते हैं। यह समाज के अस्वस्थ चित्त का परिचय देता है। कोई महापुरुष इसलिए महापुरुष नहीं होता क्योंकि आप उसके विचारों से सहमत हैं। कोई महापुरुष इसलिए महापुरुष नहीं होता कि उसके कोई विचार। महापुरुष इसलिए होता है कि वह अपने विचारों में अप्रतिम निष्ठा रखता है। जब किसी महापुरुष को हम वंदन करते हैं तब हम निष्ठा को वंदन करते हैं, किसी विचार विशेष को नहीं। जब किसी का वंदन करते हैं तो उसकी निष्ठा के आधार पर तो त्याग और तपस्या की, जो कष्ट सहा है, उस कष्ट सहिष्णुता, तपस्या, त्याग को हम नमन करते हैं और इसलिए वे भाग्यहीन है तो सावरकर को नमन नहीं कर सकते। मैं समझता हूं आजादी के आंदोलन में वह महापुरुष जिसके खाते में इतना बड़ा त्याग लिखा है, दूसरा कोई नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे उससे छोटे, पर इसका यह अर्थ है कि सावरकर को जानूंगा तो मुझे ध्यान में आएगा कि हे परमात्मा, कोई व्यक्ति देशभक्ति की इतनी बड़ी कीमत दे सकता है तो दो आजीवन कारावासों को भोगने वाला और ऐसा एक मेधा संपन्न व्यक्ति जिसने ठाना कि मुझे अपने देश को आजाद करवाना है और उसके ठानने में उनको ध्यान में आया
कि जिन्होंने शस्त्र के बल पर हमको गुलाम बनाया है, वे शस्त्र के बल पर ही भगाए जा सकते हैं। इसलिए क्रांति की मशाल भारत में जगाने वाले अग्रणी पुरुषों में वीर सावरकर है। वे गांधारा के गुरु हैं, वे मधुलाल ढींगरा के भी गुरु हैं। भारत में वह पहली किताब जिसको जब्त करना जरूरी समझा अंग्रेज ने, जो छपने के पहले जब्त हो गई। 1857 का स्वातंत्र समर ये सिपाही विद्रोह नहीं था, यह आजादी का आंदोलन था। और आज हमको नहीं मालूम, और उस वक्त आजादी के आंदोलन के दीवानों की वह प्रथम गीता भारत के क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से उसे मंगवाकर छपवाकर बताया होगा। जो फांसी के फंदे पर झूल गए, उनकी प्रेरणा स्रोत थी वह पुस्तक। उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो जिसकी चर्चा शायद चिरायु करने वाले हैं हिंदुत्व, उसको पढ़ेंगे तो आप माने या न माने, पर आप जानेंगे कि सावरकर की वैचारिक यात्रा क्या है। जो बात जिस ढंग से वो 57 की क्रांति के संदर्भ में लिखते हैं, हिंदुत्व पुस्तक लिखते समय वो बात वो वैसी ही नहीं लिखते हैं। और इसलिए यह जरूरी होता है कि किसी भी साहित्य को आप पढ़ें, किसी भी पुस्तक को आप पढ़ें, तो यह जरूर जाने कि यह पुस्तक किस परिस्थिति में लिखी गई। यदि आप उस पुस्तक की परिस्थिति नहीं जानते तो आप संदर्भ नहीं जानते, और संदर्भ के बिना पढ़ेंगे तो फिर एक सेमेटिक भूल हो जाएगी। कोई भी पुस्तक, कोई भी एक पुस्तक सर्वकालिक नहीं होती, कोई भी एक पुस्तक अंतिम नहीं होती। हर पुस्तक अपने समय की उपज होती है, और इसलिए जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं, उसकी पुस्तक भी हर युग में नई टीका चाहती है। और इसलिए शायद अजय जा रहे हैं, आइए। और इसलिए सावरकर जी को माने ऐसा मैं नहीं कहने वाला, पर सावरकर जी को जाने यह मैं कहने वाला हूं। जानेंगे कैसे? तो ऐसा होता है, कभी कभी इतिहास की घटनाएं दब जाती है, उसके भी ऐतिहासिक कारण होते हैं। स्वातंत्र वीर सावरकर जिस प्रकार का जीवन जीने वाले थे, आजादी के बाद जो रिजीम भारत में आया वह उतना उदार नहीं था कि सत्य को सहजता से कह सके और स्वीकार कर सके। महात्मा जी के प्रति अपने मन में संपूर्ण श्रद्धा रखते हुए भी यह तो कहना ही होगा कि बिना रक्त की वक्त एक बूंद बहाए भारत की आजादी आ गई, यह कथन सत्य नहीं है, यह असत्य है। यह लगभग 30-35 हजार आजाद हिंद सेना के सैनिकों की मृत्यु और अंग्रेज से लड़कर इस देश के कितने स्थानीय क्षेत्रीय वनवासी लोगों ने युद्ध लड़ा और अपने प्राण दे दिए, आहुति दे दी। और चाहे जिनकी संख्या अंगुली पर गिनने लायक क्यों न हो, पर क्रांतिकारी आंदोलन में जिन लोगों ने फांसी के फंदे चूम लिए, उन सब के बलिदानों को देखते हुए कोई क्या कह सकेगा कि रक्त की एक बूंद बहाए बिना हमने आजादी प्राप्त कर ली? असत्य है।
लेकिन इस असत्य को स्थापित करने के लिए कुछ बातें जरूरी थी, और उसमें यह जरूरी थे कि सावरकर और उन जैसे लोगों के चरित्र को छुपा दिया जाए, वो तो बदनाम भी कर दिया जाए, और वह काम हुआ। सावरकर जी की मेधा, सावरकर जी की मेधा की बराबरी करना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि इतिहास के और कौन साहित्यकार होगा जिसने पत्थर की दीवार पर कील के माध्यम से किसी ग्रंथ की रचना कर दी। उनके पत्र पढ़िए, उनकी पत्नी के नाम, अपने परिवार के नाम, एक एक शब्द त्याग और बलिदान के गंध से सुगंधित। एक बात उनके द्वारा लिखी गई जीवनियां पढ़ी। जब वो रत्नागिरी में आ गए, उसके बाद जो उन्होंने इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ लिखे हैं, तो ध्यान में आता है कि यह अद्भुत क्रांतिकारी है, यह अद्भुत वीर पुरुष है, यह बड़ा साहित्यकार है, यह कवित्व भी गजब का है। स्वतंत्र के भगवती उनका जो गीत है, आज महाराष्ट्र में कोई कांग्रेसी है कि समाजवादी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये गीत सब लोगों की जबान है। तो सावरकर जी को जानने का मतलब है सावरकर जी की वह पुस्तक जानी जाए जो उन्होंने 1857 के क्रांति के समर को आजादी का इतिहास कहा था। सावरकर जी की जीवनियां जानी जाए जिन्होंने विश्व के उन महापुरुषों के बारे में लिखी जो देशभक्त कहलाते हैं। सावरकर जी का वह साहित्य पढ़ा जाए जो उन्होंने पत्रों में लिखा है। सावरकर जी का वह साहित्य पढ़ा जाए जो उन्होंने पत्थर पर लिखा है। सावरकर का वह साहित्य पढ़ा जाए जो उन्होंने आजादी के बाद आलेखों और पुस्तकों में लिखा है। और सावरकर जी का हिंदुत्व अंत तक जाना जाए, पढ़ा जाए, तो आप सावरकर को जानेंगे। कभी कभी गलती क्या होती है? गलती ये हो जाती है कि मैं सावरकरवादी हूं। मैं सावरकरवादी हूं तो जो सावरकरवादी नहीं है उनकी आलोचना में मेरा समय व्यर्थ होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं। सावरकर को जानने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है कि जो सावरकरवादी नहीं है उनको मैदान में निकालें। जरूरत है कि सावरकर के सकारात्मक व्यक्तित्व को मैं ठीक से और पूरा जानूं, और इसलिए मैं बधाई देता हूं कि पिछले 40 साल से कार्यक्रम हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि लखनऊ में सावरकर जी की स्मृति में 40 साल से निरंतर कार्यक्रम बहुत बड़ी बात है, और उसमें जो लोग कर रहे हैं उनके चरणों में नमन। लेकिन हमें आत्मोदन करना होगा कि सावरकर जी के नाम पर यह कार्यक्रम करना अच्छी बात है। मुझे अभी पुस्तक दी अमरनाथ बंधोक जी की, वो अच्छी बात है दी, लेकिन अच्छा है सावरकर जी की ही देते। सावरकर जी की पुस्तकों का समाज में वितरण कितना हो पाता है, कितना हो पाया है, इसकी समीक्षा करना चाहिए और उनका साहित्य लोग जाने। आज हम यहाँ बैठे हैं, उनकी कितनी श्रेष्ठ कविताएं हैं, कितने अच्छे गीत हैं। क्या अच्छा ना होता कि इस मंच पर आज उनकी कोई कविता बोली जाए, कोई उनका गीत बोला जाता, और उनकी कविता और गीत के माध्यम से हम सावरकर को जाने। इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ के बारे में कोई आदमी यहाँ व्याख्यान, उनकी एक पुस्तक इस बात का द्योतक है कि आपको सोचना पड़ेगा कि इतना कर्मशील व्यक्ति ये पढ़ता कब? इसको सारे पुराण कैसे पता है, इसको सारे वेद कैसे पता है, इसको सारे उपनिषद कैसे पता है, उसको भारत का प्राचीन इतिहास कैसे पता है, इसको भारत का मध्यकालीन इतिहास कैसे पता है, उसको विश्व का इतिहास कैसे मालूम है? कब पढ़ता था, कब समय मिला उनको? और
इस अद्भुत मेधा को जब पहचानेंगे तो मैं उनको मानो न मानो, मुझे उनके चरणों में नत होना ही पड़ेगा। आज हम जानते हैं आजादी के आंदोलन की एक बड़ी स्थिति थी, आज बनी हुई। वो स्थिति यह है कि ऐतिहासिक कारणों से हमारा समाज अपनी एकात्मता को शिथिल कर चुका था, आज भी किए हुए है। और उस शिथिलता का एक बड़ा कारण यह था कि जाति के आधार पर हमने छुआछूत और ऊंच नीच जीते। अछूतोद्धार हरजनोद्धार को लेकर के महात्मा जी की नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है, उसकी प्रतिष्ठा होने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस नाम का श्री गणेश करने वाले भारत के सार्वजनिक जीवन में इस काम का श्री गणेश करने वाला महापुरुष स्वातंत्र वीर सावरकर। मंदिर उन्होंने बनाया। सब हिंदू एक पंक्ति में बैठकर भोजन करे, इसकी प्रथा उन्होंने प्रारंभ की। आजादी के आंदोलन में स्वदेशी का आंदोलन हुआ, विदेशी वस्त्रों की होली जली, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाला यह पहला महापुरुष वीर सावरकर। और इसलिए आजादी के आंदोलन की वे बहुत सी बातें, जिन बातों को हमारे आंदोलन में ताकत दी, वे आंदोलन न होते तो केवल अंग्रेज के खिलाफ किया हुआ आंदोलन सफल भी न। उन सब कामों में वीर सावरकर ये प्रथम रहे, उन्होंने ये किया। और अभी भी लोग विक्रम संपत में उनके जीवन चरित्र के 2 बड़े वॉल्यूम लिखे हैं। मुझे लगता है हम सबको वे जरूर पढ़ने चाहिए। आजादी के आंदोलन का इतिहास अभी लिखा जाना, अभी लिखा नहीं गया, अभी लिखा जाना बाकी। और जब लिखा जाएगा तो ध्यान में आएगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद अचानक अंग्रेज यूं अपने बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से क्यों बाहर चले गए। तो इसके लिए हमको 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में पढ़ना होगा। और उसी समय सुभाष जब आजाद हिंद सेना लेकर देश में आक्रमण करने, देश पर आक्रमण कर रहे थे, अंग्रेज पर आक्रमण कर रहे थे देश की आजादी के लिए। और जब द्वितीय महायुद्ध के समय वीर सावरकर राजनीति के, हिंदू समाज के सैनिकीकरण की बात कर रहे थे, आज उसका अर्थ आप कुछ निकालिए। उस वक्त उसका अर्थ यह था कि भारत की सेना जो अंग्रेज के अधीन थी, उसमें हिंदू युवक बड़ी संख्या में जाएंगे, उनका सैनिकीकरण होगा, तो कालांतर में ये अंग्रेज की सेना के सैनिक भारत के सैनिक बनेंगे। इस मंशा से उन्होंने उस वक्त सैनिक भर्ती की। जब ऐसा वो कर रहे थे तब किसी को ये गलत फहमी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये क्या कर रहे हैं सावरकर। ये युद्ध के समय अंग्रेज की सहायता कर रहे हैं। युद्ध के समय अंग्रेज को सैनिक प्रोवाइड करना तो सहायता करना ही हुआ ना। और उन पर यह आक्षेप लगा भी। लेकिन जब सुभाष बाबू ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब मैं सेना बना रहा था तो मेरी सभी लोग निंदा कर रहे थे, तब एक व्यक्ति था स्वातंत्र वीर सावरकर जिसने मेरे इस सैनिक काम सही। तो द्वितीय महायुद्ध में सैनिकों की भर्ती का काम सावरकर जी ने कराया। कोई इससे सहमत होगा, कोई इससे असहमत होगा, लेकिन उसका ही परिणाम था कि आजाद हिंद फौज में सुभाष बोस को वे सैनिक प्राप्त हुए। वे सैनिक थे जो अंग्रेज की सेना में गए और देशभक्त। और जब अंग्रेज गया
तब ध्यान में आया था उसको कि आजाद हिंद सेना के सैनिक भारत में कितने पॉपुलर। जब ये सैनिक गांव गए तो देखा कि एक गांव में दो सैनिक हैं। एक सैनिक है जो द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेज के लिए लड़ा, वो भी उस गांव में है, और दूसरा सैनिक है जो सैनिक बंदी बन के आजादी सेना में आया और वह देश का नायक बन गया। वह जब गांव में आया तो उसका क्या स्वागत हुआ। तो दो सैनिक, एक सैनिक अंग्रेज के लिए लड़ा, उसका कोई स्वागत नहीं है, समाज की पहचान भी नहीं है। और वही उसी सेना का एक सैनिक आया, इसका परिणाम भारत की सेना पर, संपूर्ण सेना पर हुआ। जो अंग्रेज लड़ते उन सब पर भी हुआ। और इसमें से ध्यान में आया, अंग्रेज को समझ में आ गया कि अब सेना के बल पर भारत को गुलाम बनाया जाना संभव नहीं। हमारी तीनों सेनाओं में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई और उसमें से अंग्रेज चला गया। वीर सावरकर की भूमिका, क्रांतिकारियों की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका, सुभाष बोस की भूमिका, आजाद हिंद सेना की भूमिका, इन सब भूमिकाओं को एक समग्रता के साथ रखकर अभी भारत की आजादी का इतिहास लिखा जाएगा। बात मैं समझता हूं वह काम हमारी पीढ़ी के पास है, हमें वह करना होगा। और जो सूचना के लिए कह रहा हूं कि मैं जिस प्रतिष्ठान में से शोध पत्रिका निकालता हूं मंथन, उसमें इस प्रकार के विषयों के सभी अंक आ रहे हैं, आप चाहे तो उनको पढ़ सकते हैं। सावरकर जी का हिंदुत्व, उसको बोले तो चला ही नहीं बोलने देता, सत्ता को चुनौती प्राप्त हुई थी, अंग्रेज उसको हटा रहे थे, बाद में तो पूरी देश हटा दिया और उस खलीफा को अपना नेता मानकर उसे न हटाया जाए, इसके लिए अंग्रेज से इस देश के मुसलमान लड़ रहे थे। और उस वक्त दुर्भाग्य हुआ, उस वक्त देश के सर्वोच्च नेता ने उनका समर्थन किया और इसने हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता की परिभाषा पर आक्रमण कर दिया। तो जो सावरकर 1857 में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़े गए युद्ध को राष्ट्रीय युद्ध कहते हैं, वे ही सावरकर खिलाफत मूवमेंट को राष्ट्रीय युद्ध कहते हैं। और उस राष्ट्रीय युद्ध के खिलाफ उनकी पुस्तकें हैं, उसको जानना और समझना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, सावरकर को पढ़ें, सावरकर को जाने और सावरकर जिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे उन परिस्थितियों को जाने और ये भी जाने कि सावरकर के जमाने के सब महापुरुष, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे वो महात्मा मालवीय हो, उन सब के बारे में जाने और आप पाएंगे कि ये सब सहमत असहमत महापुरुष एक दूसरे से जुड़े, भिन्न भिन्न विचार से काम करने वाले, एक लक्ष्य के लिए काम करने वाले लोग थे। और इसलिए इन सब सहमत असहमत महापुरुषों को हम अपना पुरखा मानकर उनको नमन करते हैं। बहुत धन्यवाद।